नमस्कार। अक्सर हम सोचते हैं कि चुनाव के नतीजे बस हार जीत का फैसला करते हैं। लेकिन क्या हो अगर किसी एक चुनाव का नतीजा आने वाले 5 सालों की पूरी कहानी बता दे। मांझी विधानसभा क्षेत्र में 2025 के आंकड़े सिर्फ एक नतीजा नहीं है, बल्कि ये 2030 का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। आज हम इन्हीं आंकड़ों की परतें खोलेंगे और मांझी के भविष्य की नब्ज को समझने की कोशिश करेंगे। किसी भी सियासत को समझने के लिए पहले उस जमीन और वहां के लोगों की आवाज को सुनना पड़ता है। मांझी सिर्फ एक चुनावी क्षेत्र नहीं है, ये एक जीता जागता समाज है जिसकी अपनी पहचान है, अपनी चुनौतियां हैं और अपनी कुछ उम्मीदें हैं। बिहार के सारण जिले में बसा मांझी ये एक ऐसा इलाका है जिसकी आत्मा आज भी पूरी तरह से ग्रामीण है। यहाँ की अर्थव्यवस्था से लेकर यहाँ की सियासत तक सब कुछ जमीन और खेती से ही जुड़ा हुआ है। इस नंबर को जरा देखिए, 91%, मतलब 100 में से 91 लोग गांव में रहते हैं। जाहिर है यहाँ के मुद्दे, यहाँ की ज़रूरतें और यहाँ की जिंदगी की रफ्तार सब कुछ शहरों से बिल्कुल अलग है, और यही यहाँ की सियासत की दिशा तय करता है। अब आबादी में अनुसूचित जाति समुदाय का हिस्सा है करीब 12%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये मांझी के सामाजिक ताने बाने का एक बहुत अहम धागा है जो राजनीतिक समीकरणों में एक बड़ा किरदार निभाता है। और अब एक ऐसा आंकड़ा जो एक गहरी चिंता की बात है। यहाँ महिलाओं की साक्षरता दर सिर्फ 55% है। देखिए, किसी भी समाज की तरक्की का सबसे बड़ा पैमाना यही होता है, और ये आंकड़ा बताता है कि मांझी के सामने सफर अभी बहुत लंबा है। तो चलिए इस जमीनी हकीकत को समझने के बाद अब सीधे चलते हैं 2025 के नतीजों पर, क्योंकि असली कहानी तो इन आंकड़ों में ही छुपी है और आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। 2025 में जेडीयू को मिले 38.53% वोट और सीपीआई-एम को मिले 33.02%। पहली नजर में तो लगता है कि मुकाबला इन दोनों के बीच था, लेकिन असली खेल तो किसी और ने किया। एक निर्दलीय उम्मीदवार ने, जिसे लगभग 11% वोट मिले। हार जीत का फर्क देखिए, सिर्फ 9,787 वोट। इतना कम मार्जिन ये बताता है कि मुकाबला कितना कांटे का था। एक छोटा सा भी फैक्टर पूरी बाजी पलट सकता था। और वो फैक्टर, ये नंबर है 19,139। ये वो वोट हैं जो निर्दलीय उम्मीदवार को मिले। ये हार जीत के मार्जिन से दोगुने से भी ज्यादा थे। अब सवाल ये उठता है, ये वोट आए कहां से और इन्होंने किसे हराया? तो फिर ये चुनावी गणित फेल क्यों हुआ? चलिए इस हार की वजहों को जरा गहराई से समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक उम्मीदवार की हार नहीं थी। इसके पीछे सिस्टम से जुड़े कुछ बड़े कारण थे। इस तुलना को देखिए। एक तरफ जहां राज्य के विधायक औसतन 90 से ज्यादा सवाल विधानसभा में पूछ रहे थे, वहीं मांझी के मौजूदा विधायक ने सिर्फ 17 सवाल पूछे। जब काम और प्रतिनिधित्व में इतना बड़ा फर्क हो तो जनता के भरोसे में कमी आना लाजमी है। तो कुल मिलाकर हार की बड़ी वजहें क्या थीं? पहली, महागठबंधन का वोट एक दूसरे को पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं हो पाया। दूसरी, उस निर्दलीय उम्मीदवार ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। तीसरी वजह, विधायक का खुद का रिपोर्ट कार्ड जो जनता का विश्वास नहीं जीत सका। चौथी, एनडीए ने अपने जाति समीकरणों को मजबूती से जोड़ा। और आखिर में क्लास की यानी वर्ग की राजनीति कास्ट के यानी जाति के गणित के आगे कमजोर पड़ गई। और हमारा विश्लेषण भी इसी बात पर मोहर लगाता है, जाति का समीकरण ही सबसे बड़ा फैक्टर रहा। लेफ्ट की वर्ग आधारित राजनीति इस मजबूत जातीय गोलबंदी को भेद नहीं पाई। ये मांझी की सियासत की एक कड़वी लेकिन जमीनी हकीकत है। देखिए, जब हम इस तरह के डेटा का विश्लेषण करते हैं तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी मजबूत राजनीतिक विश्लेषण की बुनियाद संवैधानिक मूल्यों पर टिकी होनी चाहिए। मतलब हर व्यक्ति की गरिमा का सम्मान और ऐसी बातचीत जो जिम्मेदार हो और तथ्यों पर आधारित हो। अच्छा, तो क्या 2025 में जो हुआ वो कोई नई बात थी, या मांझी का मिजाजी कुछ ऐसा है? चलिए जरा पिछले 15 साल का इतिहास देखते हैं, तस्वीर और साफ हो जाएगी। 2015 में यहाँ कांग्रेस जीती, 2020 में सीपीआईएम और 2025 में जेडीयू। पैटर्न साफ है। मांझी ने किसी भी पार्टी को लगातार दूसरी बार मौका नहीं दिया है। ये सीट, जिसको कहते हैं सुप्रीम वॉलेटिलिटी, यानी कि यहाँ का वोटर बहुत जल्दी बदलता है। तो सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है?
सिर्फ समस्या गिनाना काफी नहीं होता, समाधान का एक खाका, एक ब्लूप्रिंट भी होना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे एक ऐसी स्ट्रेटजी की जो 2030 के लिए भरोसे की एक नई नींव रख सकती है। इस रोडमैप के 3 हिस्से हैं। पहला, फाउंडेशन बिल्डिंग यानी बुनियाद को मजबूत करना। दूसरा, नैरेटिव और अलायंस यानी एक नई कहानी गढ़ना और गठबंधन को मजबूत करना। और तीसरा, ग्राउंड एक्टिवेशन यानी जमीन पर उतरकर काम करना। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहले फेज में जमीन पर पकड़ बनानी होगी, जैसे सोन नदी में जो अवैध बालू खनन हो रहा है उसे एक बड़ा स्थानीय मुद्दा बनाकर आंदोलन खड़ा करना। संगठन में नई जान फूंकने के लिए ब्लॉक लेवल पर 40% जिम्मेदारियां युवाओं को देना। हर एक बूथ पर बैठकर ये समझना कि गड़बड़ कहाँ हुई और अगले चुनाव के लिए सही उम्मीदवार कौन हो सकता है, इसकी पहचान अभी से शुरू कर देना। दूसरे फेज का काम है कहानी और गठबंधन पर। जैसे इलाके में स्वास्थ्य सेवाओं की जो खराब हालत है उसे अपनी कहानी का मुख्य मुद्दा बनाना, गठबंधन के सहयोगियों के बीच तालमेल के लिए एक जॉइंट कमेटी बनाना, और सबसे जरूरी, भविष्य में कोई स्पॉइलर उम्मीदवार खड़ा न हो पाए इसके लिए अभी से तैयारी करना और हर पंचायत में जाकर लोगों की समस्याएं सुनना ताकि जनता का भरोसा सीधे जुड़ सके। तो आखिर में मांझी के सामने 2 रास्ते साफ दिखते हैं। एक वो जो पुरानी राजनीति की तरफ जाता है और दूसरा वो जो एक नए भविष्य का दरवाजा खोल सकता है। ये फैसला सिर्फ एक सीट का नहीं है, ये मांझी की अगली पीढ़ी की दिशा का है। लेकिन ये कोई भी ब्लूप्रिंट हो, ये तभी सफल होगा जब लोगों के भरोसे को केंद्र में रखा जाएगा। आज के दौर में नागरिकों और समुदायों से जुड़ा हर डेटा, हर जानकारी एक अमानत है। भारत के कानून के मुताबिक इसका इस्तेमाल पूरी जिम्मेदारी, निजता के सम्मान और सहमति के साथ ही होना चाहिए। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या मांझी का भविष्य सेवा और विकास की राजनीति से तय होगा या ये बस अतीत की सियासत का एक और दोहराव बनकर रह जाएगा? जवाब आने वाला वक्त और मांझी के लोग ही देंगे। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose Beyond Politics.